अब देखिएगा ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, यानी कि फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी है कि जितनी भी फाइनाइट वैल्यूज अगर आप लेते हैं तो उसके लिए फंक्शन जो है वो हमारा एनालिटिक होगा। एंड एज मोड जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट कॉमा मोड एफ जेड इज इक्वल टू ए मोड जेड टू द पावर के, देन एफ जेड इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल के। अब आपके फंक्शन के सामने शर्त दे रखी है कि वो फंक्शन जो है सभी फाइनाइट वैल्यू के लिए एनालिटिक होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है और मोड जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पर एफ जेड के जो मोड की वैल्यू है वो ए और इनटू मोड जेड की पावर के बन रही है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो आपका एफ जेड होगा वो पॉलिनोमियल होगा जिसको जो डिग्री होगी वो के या के से छोटी होगी। ये सॉल्यूशन हो जाता है। अब इस कंडीशन को ले लीजिएगा, गिवन दैट लिमिट मोड जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड एफ जेड इज इक्वल टू ए मोड जेड टू दी पावर के, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। ये कंडीशन आपको दे रखी है, ये कंडीशन आपको मिली हुई है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आपने यह लिख लीजिएगा कि जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन एफ जेड की सभी फाइनाइट वैल्यू के लिए एनालिटिक है। अगर एफ जेड फंक्शन एफ जेड जो है जेड की सभी फाइनाइट वैल्यू के लिए एनालिटिक है, तो अगर मैं कोई भी फाइनाइट रेडियस लेकर के सर्किल बना लेता हूँ तो उसमें मेरा फंक्शन जो है हर जगह एनालिटिक होगा और मुझे अधिकार मिल जाएगा कि मैं टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन कर सकता हूँ। उस टेलर थ्योरम के अनुसार ही जो है हमारा फार्मूला जो है वो प्रूफ होकर के आएगा। अब ये लिख लेते हैं, गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज of z, so if we take a circle C comma mode z is equal to r where r is large but finite, then fz is analytic within and on C। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है कि फंक्शन जो हमें दिया गया है कि वो सारी फाइनाइट वैल्यू के लिए एनालिटिक है। अगर वो सारी फाइनाइट वैल्यू के लिए एनालिटिक है तो अगर मोड जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर में कोई सर्किल लेकर के चलता हूँ तो उसके अंदर जो है मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा। यहाँ सर्किल की इक्वेशन मोड जेड इज इक्वल टू आर ली गई है, तो मेरे सर्किल का सेंटर जो है वो 0 हो जाएगा और टेलर्स थ्योरम में जो सेंटर लिया गया था वो ए लिया गया था। तो यानी कि आप टेलर्स थ्योरम जब लगाएंगे तो उसमें ए इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब ये हो जाता है बाय टेलर्स थ्योरम एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड टू दी पावर एन हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और वे हम ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पर कंडीशन लगाने जा रहे हैं हम। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन जो है के डिग्री या उससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। और समीकरण नंबर 2 में भी एक पॉलिनोमियल आएगा जेड का, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रही है तो ये अनंत घात का पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा के डिग्री पर जो है उसे रोकना होगा। और जो हमें सिद्ध करके दिखाएंगे कि ए एन की जो वैल्यू है वो के ग्रेटर देन के लिए जो है वो सारी की सारी वैल्यू 0 में चली जाएगी। तो समीकरण नंबर 2 से सिद्ध हो जाएगा कि एफ जेड जो है वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री मैक्सिमम जो है वो के हो सकती है। अब इसका मॉडुलस ले लीजिएगा, मोड ए एन इज इक्वल टू मोड 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड टू दी पावर एन प्लस 1। जब आप मोड अंदर लेकर के जाएंगे तो आई का तो मोड 1 हो जाएगा और ये साइन लेस देन इक्वल लग जाएगा 1/2 पाई आई हो जाएगा इंटीग्रेशन सी हो जाएगा और मोड एफ जेड हो जाएगा मोड डी जेड हो जाएगा
और ये हो जाएगा मोड जेड टू दी पावर एन प्लस वन। अब कंडीशन देख लीजिएगा यहाँ पर। अब फंक्शन आपका एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन वो होता है जो डिफरेंशिएबल होता है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस फंक्शन अगर है तो वो बाउंडेड भी होगा, और बाउंडेड फंक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होती है। अब हम यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर लेट कैपिटल एफ इज इक्वल टू, ये ले लीजिएगा मैक्सिमम मोड एफ जेड ऑन सी, यानी कि सी पर जाकर के जब आप एफ जेड की वैल्यू निकालने के बाद उसका मोड लेंगे तो उसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी उसे मैं मान करके चल रहा हूँ, तो वो कैपिटल एम है। अब यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाता है मोड ए एन लेस देन इक्वल एम बाहर आ जाएगा, एम अपॉन 2 पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन सी मोड डी जेड अपॉन मोड जेड टू दी पावर एन प्लस वन। अब ये चूंकि सी इज मोड जेड इज इक्वल टू आर है, तो जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। जब आप मोड डी जेड लेंगे तो आई का मोड 1 हो जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा का मोड भी 1 में चला जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा। तो यहाँ से मोड ए एन लेस देन इक्वल हो जाएगा एम अपॉन 2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, मोड डी जेड का आर डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आर की पावर हो जाएगी एन प्लस वन। अब एक आर जो है वो यहाँ से कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा मोड ए एन लेस देन इक्वल एम अपॉन 2 पाई आर की पावर एन, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा एम, और यहाँ पर कंडीशन लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम कंडीशन लगाने वाले हैं। ये कंडीशन देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 जो कैपिटल एम है, यहाँ देखिएगा कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मोड एफ जेड के बराबर है, लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है कि मोड एफ जेड की जो वैल्यू होगी जब लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट लगेगा तो वैल्यू ए मोड जेड की पावर में के हो जाएगी। तो अब हम ये ले लेते हैं, और मोड जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ देखिएगा मोड जेड की वैल्यू कैपिटल आर है, और H2 इम्प्लाइज कैपिटल R टेंड्स टू हो जाएगा इनफाइनाइट, कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा मोड ए एन हो जाएगा लेस देन इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एम की वैल्यू मोड एफ जेड है उसकी वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा, तो ये हो जाता है ए मोड जेड की पावर के अपॉन आर की पावर एन फॉर R टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें आपने R टेंड्स टू वैल्यू इनफाइनाइट डाल दी है, अब मोड जेड की वैल्यू भी डाल दीजिएगा। मोड जेड की वैल्यू सर्किल सी पर R है, तो ये हो जाता है मोड ए एन लेस देन इक्वल ए हो जाएगा R की पावर के हो जाएगी, और R की पावर n हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मोड ए एन ए अपॉन आर की पावर एन माइनस के, और यहाँ कंडीशन चल रही है आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, कॉमा यहाँ भी कंडीशन चल रही है आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिएगा इनफाइनाइट अगर ऊपर आया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट अगर वैल्यू नीचे आती है तो वैल्यू 0 में हो जाएगी। तो जरूरी है कि n का जो मान है वो k से बड़ा होना चाहिए। अगर n का मान k से बड़ा होगा तो r बटे में रहेगा, और r की जगह जब इनफाइनाइट रखेंगे तो बटे में इनफाइनाइट आएगा, वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा a n इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन k, यानी कि a n की जो वैल्यू है वो 0 है फॉर n ग्रेटर देन k के लिए। अब यहाँ से सिद्ध हो जाता है बाय इक्वेशन 2। अब यहाँ से आपको निकल करके आया कि टेलर्स थ्योरम में जो कॉफिशिएंट आप ले रहे हैं उसमें जो ए एन वाला कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब n की जो वैल्यू है वो k से बड़ी होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा n की जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन k से आगे के जितने भी कॉफिशिएंट है वो सारे 0 में चले जाएंगे। तो ये सीरीज जो इनफाइनाइट तक जा रही है उस आप k पर स्टॉप रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा बाय इक्वेशन 2 से एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 से k, और यहाँ हो जाएगा ए एन जेड टू दी पावर n।
एफ जेड इक्वल टू ये हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 और सबसे लास्ट में आ जाएगा ए के जेड टू दी पावर के। ये आपका पॉलिनोमियल हो चुका है। अगर ए के मान लो 0 हो जाता है तो डिग्री जो है वो के से कम हो जाएगी, वरना डिग्री मैक्सिमम जो है वो के हो जाएगी। ऐसे लिख देते हैं which is polynomial of degree less than equal k। तो यानी कि जो पॉलिनोमियल आया है उसकी जो डिग्री आई है वो के आई है। अगर इसमें से मान लो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0 भी हो जाता है तो डिग्री के से छोटी होगी। तो यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो सिद्ध करके दिखाता है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो किसी भी हालत में के से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो या तो के होगी या के से छोटी होगी। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये लास्ट एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल नंबर 18 में है if the function f z is analytic at single value in mode z minus a less than r। कोई सर्किल है मोड z माइनस ए इक्वल टू कैपिटल आर का, उसके अंदर फंक्शन जो है आपका एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड आपका फंक्शन है। प्रूव दैट व्हेन 0 लेस देन स्मॉल r लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल r कोई वैल्यू ली गई है जो कैपिटल R से छोटी है, तब हमें सिद्ध करना है f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई r इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई t थीटा e टू द पावर माइनस i थीटा d थीटा, वेयर p थीटा इज रियल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ a प्लस r e की पावर i थीटा। रियल पार्ट है, जब किसी भी फंक्शन का रियल पार्ट होता है तो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं हम, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका बार ले लीजिएगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो उसका रियल पार्ट हो जाएगा। जब आप इसमें सर्किल मोड z माइनस स्मॉल ए मोड z माइनस ए इक्वल टू स्मॉल r लेंगे तो वहां से जो सर्किल की इक्वेशन बनेगी वहां से z की जो वैल्यू मिलेगी आपको ये मिलेगी a प्लस r e की पावर i थीटा। यानी कि f के आगे जो वैल्यू रखी हुई है ये z की रखी हुई है सर्किल में जाकर के। तो जब आप इसका रियल पार्ट लेने जाएंगे तो रियल पार्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ जेड, एक तो आप फंक्शन एफ जेड ले लीजिएगा और इसका एक बार ले लीजिएगा, दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके फंक्शन के रियल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये प्रूव करना है, आल्सो प्रूव दैट एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई आर टू दी पावर एन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पी थीटा और ई टू दी पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। देखिएगा दोनों रिजल्ट सेम है, अगर इसमें n इक्वल टू 1 रख देते हैं तो ऊपर वाला रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये आपका nth डेरिवेटिव का फार्मूला है और ये जो फार्मूला है ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो यानी कि nth डेरिवेटिव वाला फार्मूला जब आपका प्रूव हो जाएगा तो उसमें आप n इक्वल टू 1 रख देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो प्रूव हो जाएगी। अब देख लीजिएगा, ये ले लेते हैं इसमें। अब यहाँ से सबसे पहले इस लाइन को उठाइएगा, given that fz is analytic within mode z minus a less than capital R, we consider, अब एक त्रिज्या लीजिएगा, we consider 0 less than small r less than capital R। अब जो मैंने स्मॉल r लिया है वो कैपिटल R से छोटा लिया है और इसके अंदर जो है फंक्शन एनालिटिक है, तब हम लिख सकते हैं then fz is analytic within circle C whose equation is mod z minus a equal to r। अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो इस सर्किल के अंदर एनालिटिक होगा। जब ये सर्किल के अंदर एनालिटिक हो तो सेंटर ए है तो मुझे अधिकार मिल जाता है कि मैं जो है टेलर्स थ्योरम जो है वो खोल सकता हूँ। अब यहाँ पर ये हो जाता है चूंकि यहाँ से मोड z माइनस ए इक्वल टू आर है तो यहाँ से z माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा और यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आर ई की पावर आई थीटा, ये हो जाएगा। और जब आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz इक्वल टू हो जाएगा i आ जाएगा r आ जाएगा e की पावर आई थीटा d थीटा। अब यहाँ से मैंने z की वैल्यू तैयार कर ली है और dz की वैल्यू भी तैयार कर ली है। अब मैं अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए चलता हूँ। मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। अब मैं चलता हूँ बाय टेलर सीरीज।
बाई टेलर सीरीज। एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए एन में जेड माइनस ए टू दी पावर एन। अब यहाँ से देख लीजिएगा जेड माइनस ए की वैल्यू है आपकी आर ए टू दी पावर आई थीटा। सॉरी यहाँ से मेरे थोड़ी सी गलती हो गई है, त्रिज्या मुझे स्मॉल आर लेनी थी। यहाँ स्मॉल आर आएगा, यहाँ स्मॉल आर आएगा, यहाँ भी स्मॉल आर आएगा, यहाँ भी स्मॉल आर आएगा और यहाँ भी स्मॉल आर आएगा। अब यहाँ देखिएगा जेड माइनस ए की पावर एन है और जेड माइनस ए की वैल्यू आर ए की पावर आई थीटा है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है समीशन एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा ए एन जेड माइनस आर की वैल्यू डालेंगे तो आर टू दी पावर एन हो जाएगा और ई टू दी पावर आई एन थीटा हो जाएगा। ये आपको एफ जेड की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये एफ जेड की वैल्यू मिली है टेलर थ्योरम से। अब किसी भी फंक्शन का जो पी थीटा हमसे कहा है वो रियल पार्ट लेने के लिए क्या है, तो रियल पार्ट लेने का तरीका होता है कि फंक्शन ले लीजिएगा और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, दोनों को जोड़ करके आप आधा करेंगे तो आपका जो है रियल पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ से एफ जेड की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा एफ जेड का बार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ए एन बार। ए एन कॉन्स्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है रियल भी हो सकता है, तो इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, तो इस पर आप बार लगाएंगे आर टू दी पावर एन। आर रेडियस होती है, रेडियस रियल क्वांटिटी है तो इस पर आप बार नहीं लगाएंगे और ई टू दी पावर आई एन थीटा का ई टू दी पावर माइनस के आई एन थीटा हो जाता है। यहाँ से एफ जेड बार की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ सॉल्यूशन में देखिएगा एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन है। अब यहाँ देखिएगा पी थीटा है, पी थीटा रियल पार्ट है इसका, यानी कि हमसे ये कहा गया है पी थीटा। अब यहाँ से मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो nth डेरिवेटिव वाला फार्मूला है ए एन वाला वो लगाने वाला हूँ यहाँ से। अब यहाँ से पी थीटा इज इक्वल टू उसने हमसे कहा है आर पी ऑफ फंक्शन ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा। ये वैल्यू जेड की है तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं आर पी ऑफ फंक्शन ऑफ जेड। आप इसे आर पी ऑफ फंक्शन ऑफ जेड पढ़ सकते हैं और जब इसका फंक्शन ऑफ जेड लेने जाएंगे तो एफ जेड होगा और एफ जेड का बार होगा अपॉन 2 होगा। तो देख लीजिए अगर मुझे पी थीटा लाना है तो पी थीटा अगर मुझे लाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ जेड प्लस एफ जेड बार और अपॉन 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए एन का फार्मूला लगाने जा रहा हूं यहाँ पर। ये एफ जेड बार की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 आ जाती है। वेयर ए एन इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड टू दी पावर सॉरी यहाँ जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 और डेरिवेटिव वाले फार्मूले से ये वैल्यू हो जाती है एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। तो यहाँ से ये वैल्यू उठा लीजिएगा, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन की वैल्यू बन जाती है आपको 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा ये वैल्यू तो आ चुकी है। अब यहाँ पर एफ जेड तो मेरा आ चुका है, तो एफ जेड में मुझे चाहिए एफ जेड का बार और चाहिए, तो मैं इस इंटीग्रेशन को लूंगा, पूरे के पूरे इस इंटीग्रेशन को लूंगा और उस पर यहाँ पर बार लगा दूंगा और मुझे पता है कि उसकी वैल्यू सॉल्व करके मेरी 0 आ जाएगी, फिर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा। अब यहाँ से ये आ जाएगा, चूंकि अब ये इंटीग्रेशन लीजिएगा, बल्कि इस इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिएगा, ये 1 अपॉन 2 पाई आई तो यहाँ लिख लीजिएगा और यहाँ इसे ऐसे लिख लेते हैं एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वेशन 2। चूंकि अब इस पूरे इंटीग्रेशन को आप दोबारा उठाइएगा लेकिन एफ जेड नहीं लिखिएगा, उसकी जगह एफ जेड का बार लगा दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों को प्लस करके रियल पार्ट लेने की तैयारी में है। तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 पाई आई हो जाता है, इंटीग्रेशन सी हो जाता है, एफ जेड का बार ले लीजिएगा, डी जेड ले लीजिएगा और जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 ले लीजिएगा। तो ये 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी की लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी। एफ जेड बार की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए एन का बार हो जाएगा, आर की पावर एन हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई एन थीटा हो जाएगा।
एफ जेड बार की वैल्यू आ चुकी है। अब डी जेड की वैल्यू देख लीजिएगा, ये पड़ी हुई है यहाँ पर डी जेड की वैल्यू। ऊपर आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। और नीचे देखिएगा, नीचे जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन ली गई है और जेड माइनस ए की वैल्यू ये रखी है आपकी आर ई टू दी पावर आई थीटा। तो नीचे हो जाता है आपका आर टू दी पावर एन प्लस वन हो जाएगा और ई टू दी पावर आई एन थीटा हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ई की पावर यहाँ पर माइनस के आई एन थीटा है और यहाँ ई की पावर आई एन थीटा है। तो दोनों ऐसा भी लग रहा है कि दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन तो मैं एक काम करता हूँ, जो नोटेशन है वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अभी मेरे से गलती हो गई है। एफ जेड बार की जब वैल्यू लिखूंगा मैं तो समीशन और लगाऊंगा, है ना। तो समीशन, अब समीशन एन का है और यहाँ भी एन है, तो थोड़ा सा इसे मैं चेंज कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में। यहाँ एम डाल देता हूँ, यहाँ एम डाल देता हूँ, यहाँ एम डाल देता हूँ और यहाँ भी एम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पहले से भी n चल रहा है और वहाँ से अगर n चलता तो दोनों n में कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि एक वैल्यू सिग्मा के बाहर आएगी और एक वैल्यू सिग्मा के अंदर आएगी, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए वहाँ सिग्मा में मैंने n को हटा करके जो है m डाल दिया है। अभी इसे मैं थोड़ी सी एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। अभी हम पूरी वैल्यू नहीं रखते हैं, अब हम सिर्फ एफ जेड बार की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाता है 1/2πi हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, ए एम का बार हो जाएगा r टू दी पावर m e टू दी पावर माइनस आई एम थीटा और डी जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस वन। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हम यूज इक्वेशन 1। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से हम वैल्यू रख चुके हैं। अब समीकरण नंबर 1 से हम वैल्यू रख चुके हैं, अब हम इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं। अब बाकी वैल्यू रख लीजिएगा, जेड हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर 1/2πi हो जाता है, समीशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाता है और ए एम बार कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, r टू दी पावर m बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में c चल रहा है तो लिमिट पूरे सर्किल की 0 से 2π हो जाएगी। अब e की पावर माइनस आई एम थीटा है, e की पावर माइनस आई एम थीटा है और डी जेड है। डी जेड की वैल्यू ये रही आपकी आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा और जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू उठा लीजिएगा। तो आर की पावर एन प्लस वन हो जाएगी और ई टू दी पावर हो जाएगा आई एन थीटा, सॉरी यहाँ हो जाएगा आई एन प्लस वन थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो जाता है 1/2πi समेशन m इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एम बार। अब यहाँ से देख लीजिएगा, एक r है ना, तो एक r तो यहाँ से कट जाएगा, एक e की पावर आई एन थीटा कट जाएगी और यहाँ इस आई से मैं आई की काट देता हूँ, तो ए एम बार हो जाएगा। तो r की पावर m हो जाएगी, ये ऊपर आएगी तो माइनस के n हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से 2π हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2π हो जाएगा। और r की पावर बाहर आ चुकी है, इधर से कम हो गई है, इधर से कम हो गई है और e की पावर एक आई थीटा यहाँ से हो चुकी है, अब इसे भी ऊपर ले जाइएगा। तो ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस आई एम प्लस एन थीटा डी थीटा। अब देखिए n जो है, जो हमारा n होता है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट होता है, n की वैल्यू 0 से 1 2 3 डॉट डॉट रन करेगी और n की वैल्यू भी जो है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक रन करेगी, सही है ना। तो दोनों वैल्यू 0 से, जब दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो e टू दी पावर आई थीटा मौजूद रहेगी और e की पावर आई थीटा जब खुलती है तो वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का रूप होती है और जब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2π चलती है तो उसके cos थीटा का इंटीग्रेशन भी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन भी दोनों सदैव जो है वो 0 होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हो जाता है हमारा, ये हो जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 2π e टू दी पावर माइनस आई एम प्लस एन थीटा डी थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये हमारी 0 की 0 बन जाती है। अब यहाँ से जब ये वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी तो राइट हैंड साइड में जब वैल्यू रखेंगे तो सारी 0 बन जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये चल रही थी, तो अब हमारा बन जाता है 1/2πi इंटीग्रेशन सी
एफ जेड का बार और ऊपर डी जेड हो जाता है, नीचे जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 हो जाता है और ये वैल्यू आ जाती है 0। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 कर देते हैं। अब हमारा रिजल्ट तैयार होने वाला है। इस इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर लीजिएगा। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो 1/2 पाई आई हो जाता है, इंटीग्रेशन सी ऊपर आ जाता है एफ जेड प्लस एफ जेड का बार हो जाएगा अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी जेड और इजिकल टू एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। अब ये वैल्यू उठा लेते हैं, चूंकि एफ जेड प्लस एफ जेड बार और बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पी थीटा जो हमें दिया गया है, तो ये हो गया आर पी ऑफ एफ जेड। ये वैल्यू हमें दी गई है। अब ये हमारी लास्ट लाइन आ गई है और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमारा प्रूफ होने वाला है। अब रिजल्ट हम प्रूफ कर देते हैं। ये वैल्यू हमारी पी थीटा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन हो जाएगा और 1/2 पाई आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पी थीटा डी जेड आ जाएगा और नीचे हो जाएगा जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 और हाँ 2 पी थीटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। अब जो आंसर हमें दे रखा है उस आंसर में लिमिट 0 से 2 पाई दे रखी है। अब तो जेड माइनस ए है जो उनकी वैल्यू भी रख दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाता है एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन 1 पाई आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 2 पाई, पी थीटा ऐसा कैसे रहेगा, ये हो जाएगा आर आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा और ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन प्लस 1, आर टू दी पावर एन प्लस 1 हो जाएगा और ई की पावर आई एन प्लस 1 थीटा हो जाएगा। इस आई से आपका आई कट जाएगा और ये आर की पावर एक आर भी कट जाएगी, तो आपका हो जाता है एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन इजिकल टू 1 पाई आर टू दी पावर एन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ऊपर पी थीटा डी थीटा और ई टू दी पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। अब ये जो पहली वैल्यू है, जो बाद वाली वैल्यू है, ये बाद वाली वैल्यू जो है हमारी प्रूव्ड हो चुकी है, ये प्रूव्ड हो चुकी है। इसी के लिए केस बना लीजिएगा फॉर एन इजिकल टू 1, तो ये हो जाता है एफ डैश हो जाएगा 1 पाई आर हो जाएगा 0 से 2 पाई हो जाएगा पी थीटा और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डी थीटा। इस प्रकार से दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी प्रूव्ड हो जाती है। अब आज की वीडियो में 2 ही एग्जाम्पल कराए गए हैं। अभी जो है इसमें एक थ्योरम और बची है मॉडुलस प्रिंसिपल वाली, वो थ्योरम और होगी और ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर को हम एंड करेंगे।